था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन क्या होता है, बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कंडीशन फॉर यूनिफॉर्मली मूविंग पार्टिकल्स टू कोलाइड। बेसिकली ये थ्योरी का पार्ट नहीं है, बस एक क्वेश्चन है। इस चैप्टर में थ्योरी कुछ खास है नहीं। थ्योरी तो उस दिन खत्म हो गई जिसने आपको बोल दिया कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अब बस उसके एप्लीकेशन देख रहे हैं कि अलग अलग कंडीशंस में हम रिलेटिव मोशन को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो कंडीशन फॉर यूनिफॉर्मली मूविंग पार्टिकल्स टू कोलाइड, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें बेसिकली बोला गया है, मेरे पास एक पार्टिकल ये ए है जो वेलोसिटी v1 वेक्टर से जा रहा है। ये दूसरा पार्टिकल बी है, ये वेलोसिटी लेट से v2 वेक्टर से जा रहा है। हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेट से ए की पोजीशन r1 वेक्टर है और बी की पोजीशन r2 वेक्टर है। ए की पोजीशन r1 वेक्टर, बी की पोजीशन r2 वेक्टर। हमें बताना है कि इन चार क्वांटिटीज r1 वेक्टर, v1 वेक्टर, r2 वेक्टर और v2 वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन हो, सो दैट अगर ये दोनों पार्टिकल्स कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहें तो उस केस में ये ए और बी आपस में कोलाइड कर जाए। ठीक है। ये हमें कंडीशन बतानी है। क्या करेंगे इसके लिए? सुनिए। ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसका हद क्या किया जाए। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, एक सिंपल सा केस कंसिडर करते हैं। सिंपल सा केस क्या? जिसमें बी जो है रेस्ट पर है। अब ए बी से कोलाइड करना है, ए को बी से कोलाइड करना है, तो ए को कैसे जाना पड़ेगा? स्ट्रेट ए बी की तरफ, ए से बी की तरफ, है ना? यही करना होगा तभी कोलिजन होगा, अदरवाइज कोलिजन नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ ए मस्ट बी एम डायरेक्टली टुवर्ड्स बी, ये जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ए बी से कोलाइड नहीं होगा, और ऐसा होगा तो ए बी से कोलाइड कर जाएगा। ठीक है। ये हमने एक स्पेशल इजी केस कंसिडर किया जिसको हम यहाँ एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। तो ये है मेरा वेलोसिटी ऑफ ए। लेट से ऐसे में मेरे बी का पोजीशन r2 वेक्टर है और ए का पोजीशन r1 वेक्टर है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, सबसे पहली चीज कि कोलिजन होने के लिए फॉर ए टू कोलाइड विथ वी विथ बी हमें क्या चाहिए? वी नीड दैट वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए मस्ट बी अलोंग ए बी, है ना? वी ए वेक्टर जो है वो ए बी की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। ठीक है। अब क्या होगा? अगर वी ए बी की तरफ डायरेक्टेड है, इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज वी ए के डायरेक्शन वेक्टर, मतलब वी ए का यूनिट वेक्टर, वी ए वेक्टर तो ठीक है ए बी की तरफ होना चाहिए, वी ए का जो यूनिट वेक्टर है दैट मस्ट बी अलोंग ए बी, सो दैट मस्ट बी अलोंग दिस वेक्टर ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर क्या है? बेसिकली r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। देख रहे हो? r1 वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लग रहा है ना? तो वी ए कैप मस्ट बी, सॉरी, इज अलोंग। ठीक है। दिस इंप्लाइज वी ए कैप इज सेम एज, इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है, दैट वेक्टर
डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ये वाला पार्ट? और किसी को समझ नहीं आया? बस एक आयुषी को समझ में आया। ओके, देखो भाई, क्या कहा है हमने कि हाँ, ठीक है, ए की जो वेलोसिटी है वो ए बी के अलोंग होनी चाहिए। ए की वेलोसिटी ए बी के अलोंग होनी चाहिए, तब ए जाके बी से टकरा पाएगा। मतलब ए की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है दैट इज वी ए कैप मस्ट बी अलोंग ए बी, या फिर वी ए कैप मस्ट बी इक्वल टू ए बी कैप। अब ए बी क्या है? ए बी बेसिकली आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, क्योंकि आर वन वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आर टू वेक्टर हो रहा है। सो वी ए कैप मस्ट बी इक्वल टू आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर अपॉन आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर का मॉड्यूलस। ये आपकी कंडीशन। ठीक है, अब उसी को हम यहां देखते हैं, सेम तरीके से करेंगे। हम बोलेंगे कि यार बी रेस्ट पे था तो हमने आसानी से सॉल्व कर लिया, काश कि यहाँ भी बी रेस्ट पे होता तो हम आसानी से इसको भी सॉल्व कर लेते। ठीक है, अगर बी यहाँ पर भी रेस्ट पे होता तो हम इसको भी आसानी से सॉल्व कर लेते। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने चाहा कि बी रेस्ट पे आ जाए, और अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात, है ना, पता ना डायलॉग तो क्या होगा, मैं यहाँ पर बी को रेस्ट पे ला दूंगा। कैसे लाऊंगा? मैं बोलूंगा इन रेफरेंस ऑफ बी। अगर हम बी के रेफरेंस में चले जाएंगे तो ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना। दिस वेक्टर मस्ट बी अलोंग ए बी, है ना। दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का कैप हैज टू बी इक्वल टू ए बी कैप। That means velocity of A with respect to B is basically v1 vector minus v2 vector, उसका कैप मतलब अपॉन v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी कैप। ए बी क्या है? ए बी इज आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर अपॉन इसका कैप मतलब आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? एक चीज का ध्यान रहेगा कि इधर वी वन माइनस वी टू है, इधर आर टू माइनस आर वन है, इधर आर वन माइनस माइनस आर टू नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको सब लोग फटाफट कॉपी कर लेंगे।
कॉपी हो गया? आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में, आपको कई बार क्वेश्चन में यही निकाल के डिराइव करके देना होगा, बट थिंग इज इसका यूज करके आप कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसको हमें और अच्छे से समझना होगा कि ये कहना क्या चाहता है। उसको समझने के लिए हम बोलते हैं, लेट से ये मेरा ए है, ये हमारा बी है। ए लेट से इधर जा रहा है, बी लेट से इधर आ रहा है। ए की वेलोसिटी v1 है, ये एंगल थीटा 1 है। बी की वेलोसिटी v2 है, ये एंगल थीटा 2 है। हमें बेसिकली ए और बी के कोलाइड करने की कंडीशन बतानी है, ठीक है। इसको कोलाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए? दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमने रिलेटिव मोशन सॉल्व किया, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि अ, ये एक्चुअली ग्राउंड रेफरेंस में तुरंत हो जाता है ड्राइव, पर फिर भी तो इसलिए पहले ग्राउंड रेफरेंस में ड्राइव करते हैं, फिर हम लोग रिलेटिव मोशन का यूज करके ड्राइव करेंगे। तो अगर मैं ग्राउंड के रेफरेंस में बात करूं, तो क्या होगा? ए इधर गया, बी इधर गया, कोलिजन कब होगा? अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कोलिजन होगा क्या? नहीं। कोलिजन तब होगा जब ए जिस टाइम पे यहां आया, बी भी उसी टाइम पर यहां हो, तब कोलिजन हो। हाँ या ना? हम्म। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? तो ये अगर टाइम यहाँ पर t है, ये आपका t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे लेट से टाइम t है, ये कितना हो जाएगा? v1t। दिस लेंथ इज v1t, दिस लेंथ विल बी v2t। ठीक है, दोनों का कोलिजन हुआ है, इसलिए काम करते हैं, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर, सॉरी कोलिजन तो अपने आप ही हो जाएगा। अब अगर बस हमें मैथ्स के लिए मैथ का यूज करके कंडीशन निकालनी, बेसिकली थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में रिलेशन निकालना है। हम बोलेंगे कि ये आपका, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा v1t sin थीटा 1, एंड दिस इट विल आल्सो इक्वल टू v2t sin थीटा 2। सो v1t sin थीटा 1 हैज टू बी इक्वल टू v2t sin थीटा 2। दिस implies v1 sin थीटा 1 equals to v2 sin थीटा 2। ठीक है, ये आपकी कंडीशन बन गई। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। वैसे भी देख सकते हो आप इसको कि मतलब कि दोनों की को ज्वाइन करने वाली लाइन के, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट्स करूं, इस v1 के कंपोनेंट करूं, तो इधर कितना आएगा? v1 cos थीटा 1, इधर कितना आएगा? v1 sin थीटा 1। v2 का कंपोनेंट इधर की तरफ v2 cos थीटा 2, ऊपर की तरफ v2 sin थीटा 2। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं बेसिकली, वेलोसिटी के वो कंपोनेंट्स जो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के वो कंपोनेंट्स जो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, वो इक्वल होने चाहिए। v1 sin थीटा 1 हैज टू बी इक्वल टू v2 sin थीटा 2। ये हमारी असली कंडीशन बनी है ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में। जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमने क्या पाया कि दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी, दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए। मतलब v1 का कंपोनेंट इधर की तरफ v1 sin थीटा 1 और v2 का कंपोनेंट इधर की तरफ v2 sin थीटा 2 इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये तो ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में हम लोगों ने बड़ी आसानी से एक लाइन में ड्राइव कर लिया। मैं इसको रिलेटिव मोशन से भी ड्राइव कर सकता हूँ बिना कोई किसी मेहनत के। क्या? अ, चलो इन रेफरेंस ऑफ बी बोलते हैं, रेफरेंस ऑफ बी में चले जाते हैं। बी के रेफरेंस में अगर बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज along AB. This implies component of velocity of A as seen by B perpendicular to AB equals to 0। ठीक है,
component of velocity of a with respect to b perpendicular to ab has to be equal to 0. इसका मतलब ये हुआ कि क्या बोलेंगे अब हम, तो ab has to be equal to 0. इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो 0 है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। जो आप मतलब बेसिकली लैंग्वेज यहाँ पे, नोटेशन यहाँ पे उतने क्लियर नहीं है, बट क्या बोल रहा हूँ मैं कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का 0 होना चाहिए। मतलब कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का कंपोनेंट, दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। जो हमने यहाँ पे डिराइव किया था मैथ से इजीली, यहाँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है रिलेटिव मोशन में, बट अल्टीमेटली सेम रिजल्ट पे आ रहे हैं। इसको आप याद रखेंगे, मतलब इस फॉर्मूले को नहीं, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि अब दो चीज़ें जो यूनिफॉर्मली मूव कर रही हैं, कंडीशन ध्यान रखिएगा सबसे पहले, ये कब काम करेगा अगर दोनों के दोनों यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं, ठीक है? अगर दो चीज़ें अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रही हैं या दोनों का एक्सेलरेशन अगर सेम हो तब भी काम कर जाता है, बट दो चीज़ें अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रही हैं, दोनों की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, तो कोलाइड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दोनों पार्टिकल्स के कोलिजन के लिए। सिर्फ दोनों को जॉइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी को इक्वल कर देना है। दैट्स इट। ठीक है बेटा? फटाफट इसको कॉपी कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कॉपी हो गया? अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लो। वाई जीरो? देखो भाई, हमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ ए बी, ए बी अगर मैं बी के रेफरेंस में चला गया, बी रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी शुड बी, मतलब ऐसा समझो, ये बी है जो रेस्ट पर है, ये ए है। जैसे ही मैं बी के रेफरेंस में गया, बी तो आ गया रेस्ट पर, तो ए की जो वेलोसिटी है सीधे बी की तरफ होनी चाहिए। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, है ना? तभी तो जाके ये ए बी से कोलाइड करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वेलोसिटी का इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो गया? 0 हो गया। तो the component of velocity of A with respect to B perpendicular to AB is 0. Simple. देखो भाई, इस कॉन्सेप्ट पर आईआईटी में, मतलब मोशन पे जब भी क्वेश्चन आता है अक्सर इसी कॉन्सेप्ट पे आता है, ठीक है? कंडीशन फॉर कॉलिजन पे, क्योंकि ये कोई रटा नहीं सकता आपको, आपको समझना ही होगा, ठीक है? ये एग्जांपल नंबर 21 ट्राई करेंगे अब लोग।
अच्छा, किसी की शायद ये फर्स्ट क्लास है, कौन है वो? अच्छा, ओके। सो हाँ, राज। जी सर। यस, तो आपको तो शायद समझ में नहीं आ रहा होगा ये। नहीं सर। थोड़ा लाउड बोलेंगे आप प्लीज़? हेलो। आपकी अभी आवाज़ थोड़ा समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा होगा ना? आपको अभी बस ये क्लासेस करते रहिए, क्योंकि ये चैप्टर का लास्ट क्लास है ये, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर से ठीक है। थोड़ा बेटर समझ में आएगा, ठीक है? और क्या नाम है, प्रीवियस वीडियोज़ आप देखते रहिए, उसके डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे। मैं एक काम करता हूँ आपसे मैं उम, आप एक काम करिएगा, कल हाँ, ऑफ़िस में कॉल करके बोलिएगा प्रवीण सर से बात करनी है, ठीक है? मैं आपसे कल ठीक है। दोपहर में 2 बजे के बाद बात करूँगा, आपकी क्लास शुरू होने से पहले, जो भी आपकी कल की क्लास है, शायद केमिस्ट्री क्लास है ना कल? तो दोपहर को 2 बजे मैं आपसे एक बार हाँ, बात कर लूँगा, क्या-क्या आपको करना है, ठीक है? ठीक है। ओके यस, शारिक, यस सर। आपकी भी फर्स्ट क्लास है क्या ये? यस सर। आपको भी समझ में तो नहीं आ रहा होगा? नहीं सर, यहाँ तक नहीं पहुँचे। तो सेम चीज़ आपके लिए भी है, कल दोपहर में 2 बजे आप एक बार कॉल कर लेंगे ऑफ़िस में, और मतलब फिर ऑफ़िस में मैं मैं बेसिकली आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा उसके बाद, ठीक है ना? ओके सर। ओके, क्वेश्चन ट्राई कर लिया आप लोगों ने? देखिए फिर, अरे! अच्छा, अगला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन था, इन द गिवन फिगर यू इज़ द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर बैट्समैन हिट्स द शॉट। क्या हुआ? ये बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने शॉट मारा, बॉल जा रही वेलोसिटी यू से। बोला है कि फील्डर जो है, ही कैन रन विद स्पीड वी। वी नीड टू फाइंड कि इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही रन टू बी एबल टू स्टॉप द बॉल इन मिनिमम टाइम। ठीक है? फील्डर को किस डायरेक्शन में दौड़ना चाहिए सो दैट वो बॉल को मिनिमम टाइम में रोक पाए। तो बेसिकली बैट्समैन ऐसे जा रहा है, बैट्समैन नहीं, सॉरी, बॉल ऐसे जा रही है, बैट्समैन नहीं दौड़ रहा है, बैट्समैन को नहीं रोकना है, ये बॉल को रोकना है। बॉल ऐसे जा रही है, फील्डर कुछ इस तरीके से आके वेलोसिटी वी से दौड़ता हुआ आएगा और इसको रोक लेगा, है ना? बॉल को यहीं पे रोक लेगा। तो हमें बताना है कि इसको किस डायरेक्शन में दौड़ना चाहिए, एंगल फाई कितना हो, सो दैट फील्डर मिनिमम टाइम में इसे पकड़ पाए बॉल को। अब इसमें कई लोग सोचते हैं कि सर, मिनिमम टाइम का मतलब मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए इधर दौड़ जाएगा, यहाँ जाके खड़ा हो जाएगा और बॉल को रोक लेगा। तो देखो यार, होगा क्या ना, अगर इधर दौड़ेगा तो ये फील्डर यहाँ पहले पहुँच जाएगा, बॉल बाद में आएगी, तो यहाँ खड़ा होकर इंतज़ार करेगा बॉल का। इससे बेटर था ना कि फील्डर यहीं आके रोक ले। तो बेसिकली फील्डर दौड़ते-दौड़ते अगर बॉल को पकड़ लेगा, तो वो बेस्ट तरीका होगा। ठीक है? बॉल दौड़ते-दौड़ते या डाइव करते-करते। तो उसके लिए फील्डर को इधर दौड़ना होगा, सो दैट फील्डर सीधे जाके बॉल से कोलाइड करे। तो हमें ये एंगल फाई बताना है कि फाई की वैल्यू कितनी है। ये वेलोसिटी वी है, ये रही दोनों को जॉइन करने वाली लाइन। हमें इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी इक्वल कर देना है। इससे सिंपल सीधी-सी बात है, u sin थीटा इज़ इक्वल टू v sin फाई। दिस इम्प्लाइज sin phi is equal to u sin theta by v. This implies phi is equal to sin inverse u sin theta by v. So this is the angle with at which fielder should run from the line. ये एंगल किसका बनाना है? लाइन जॉइनिंग बैट्समैन एंड फील्डर। बैट्समैन और फील्डर को ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ इस एंगल पे अगर फील्डर दौड़ेगा तो बॉल को मिनिमम टाइम पे पकड़ पाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा?
कोई दिक्कत है? किसी को डाउट हो तो बता दो। आगे बढ़ रहा हूँ। या द माइक्रोफोन इज म्यूटेड फ्रॉम एवरीवन, मतलब सबका ही माइक मैंने म्यूट कर रखा है क्योंकि क्लास में कई लोग डिस्टर्ब कर रहे थे। तो अगर आपको कुछ बोलना है, डाउट डाउट पूछना, तो प्लीज टाइप करके डाउट पूछिए। ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज केप्ट एट, अब देखिए थ्योरी खत्म हो गया, बस एग्जांपल करना है, जितने एग्जांपल कर लो उतना बढ़िया। ठीक है? इसमें कुछ खास बचा नहीं है थ्योरी में। थ्योरी तो खत्म ही हो गई, बचा ही नहीं है थ्योरी में। तो देखते हैं। A particle is kept at rest at origin. Another particle starts from 5, 0 with a velocity minus 4 I cap plus 3 j cap. We need to find their closest distance of approach. ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम के साथ। देखो, फर्क बहुत होता है। एक चीज समझा देता हूँ। आधा क्वेश्चन उस केस तब बन जाता है अगर आप क्वेश्चन जो बोल रहा है उसका डायग्राम प्रॉपरली बना लो। फिजिक्स का आधा क्वेश्चन उसी में सॉल्व हो जाता है। आधा से ज़्यादा, क्योंकि 80% बच्चे वहीं पे फँस जाते हैं। वो बस इस क्वेश्चन को पढ़ते रहते हैं, डायग्राम तक ड्रॉ नहीं करते। उनको कुछ समझ ही नहीं आता कि आगे करना क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो फिजिक्स में जो मैं बार-बार बोलता हूँ वो क्या है, अगर क्वेश्चन देखकर कुछ भी लगे कि यार कुछ इमेजिन करना पड़ रहा है, तो बेटर है कि डायग्राम बना लीजिए। क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल इज़ केप्ट एट रेस्ट एट ओरिजिन। तो हम लोग सबसे पहले तो भैया ओरिजिन बना लेते हैं। तो ओरिजिन बनाने के लिए एक एक्स एक्सिस बनाना पड़ेगा, एक वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। पार्टिकल जो है एक ओरिजिन पे रखा हुआ है। ओके? अनदर पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 5, 0। अनदर पार्टिकल 5, 0 से स्टार्ट होता है। ये रहा 5, 0, मतलब ये डिस्टेंस कितना है? 5 है। विद अ वेलोसिटी माइनस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ओके, सो माइनस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, मतलब इसकी जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो इधर आ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 मीटर्स पर सेकेंड। हमें क्या बताना है? फाइंड देयर क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बताना है। दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस बताना है। ठीक है? देखिए, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बताने वाले निकालने वाले क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं कराए, इसलिए वो एग्जाम्पल है। बेसिकली कुछ नया नहीं है, थ्योरी में आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, बस एग्जाम्पल है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। रट्टा नहीं मारना है, ध्यान रखना है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। ऐसा क्वेश्चन होगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन होगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, रट्टा नहीं मारना। क्या होगा? ये पार्टिकल इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। हमें दोनों के बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का मतलब दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा ये बताना है। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने बोला ये पार्टिकल इस लाइन के लॉन्ग जा रहा है और ये तो रेस्ट पर ही है। इसको मैं ए बोल देता हूँ, उसको बी बोल देता हूँ। बी इस लाइन के लॉन्ग जा रहा है, ए रेस्ट पर ही है। मुझे ए और बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो बेसिकली मेरे को ए का इस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस बताना है। और मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में? बेसिकली द परपेंडिकुलर। तो मुझे बेसिकली ये आर बताना है। ये आर कितना है ये मुझे बताना है। ये यहाँ पे 90 डिग्री है, मुझे आर बताना है। क्या करूंगा मैं कहूंगा कि लेट से ये वाला एंगल थीटा है। ये अपने आप में राइट एंगल ट्राइंगल है ना? ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस है। इसमें ये आर अपोजिट साइड है, 5 हाइपोटेनियस है। तो मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाय 5। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू सिंपली 5 साइन थीटा। अब मुझे निकालना है, तो साइन थीटा निकालने के लिए मैंने ये वाला ट्राइंगल देख लिया। ये 3, ये 4, ये 5। साइन थीटा कितना है? 3/5। So this is equal to 5 into 3/5, that is equal to 3 meters। आंसर। इतना सिंपल सरल सवाल, फटाफट इसको कॉपी कर लेंगे।
देखो बेटा, मैं थोड़ा थोड़ा गलत बोल गया था। अगर आपको डाउट पूछना है तो रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क डाउट, ओके? या फिर आप टाइप करके पूछ सकते हैं या फिर हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। आप मेरे बोलते बोलते बीच में नहीं बोल सकते, ओके बेटा? ओके, कॉपी हो गया होगा आई गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे फिर। बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब हुआ बेसिकली जब दो चीजें मूव कर रही होंगी, उस केस में दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, किसी भी टाइम पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है। तो जिस टाइम पे मतलब जो अलग अलग डिस्टेंसेस का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। ठीक है? ये इधर जा रहा है, 1 इधर जा रहा है, 2 इधर जा रहा है, इनके बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा ना। देखिए थोड़ा सा तो वेलोसिटी अप्रोच है ना अभी, और वेलोसिटी अप्रोच विद टाइम चेंज होती रहेगी। तो हमें बताना है कि किस क्या बोलते हैं, दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब सीधा सीधा है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स कितना होगा, और कुछ नहीं। सौहार्द जी, आपका आंसर एकदम सही है। टाइम टाइम ही पूछा है क्या? ओके, ठीक है। देखिए क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, बहुत सारे स्टेप्स होंगे। नहीं, बहुत दो मेथड होंगे। एक ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में होगा, एक रिलेटिव मोशन का यूज करके होगा। पहले मैं ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम वाला क्वेश्चन सॉल्व वाला मेथड बताऊंगा कि उसमें करना क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिख रहे हैं, तो मैंने एक डायरेक्शन को एक्स एक्सिस, दूसरे डायरेक्शन को वाई एक्सिस ऐसे बोल दिया। ठीक है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ वन इज इक्वल टू -20 किलोमीटर पर आवर आई कैप? ये बोल सकता हूँ। मैं ये भी बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ टू इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर जी कैप। ठीक है?
ये ग्राउंड के रेफरेंस में बात चल रही है, ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम। -20 किलोमीटर पर आवर, एक्स डायरेक्शन में -20 इसलिए -20 किलोमीटर पर आवर आई कैप, और वाई डायरेक्शन में +20 इसलिए 20 किलोमीटर पर आवर जे कैप, ये वेलोसिटी। अब मैं बोलूंगा कि टाइम टी पर ये यहां पहुंच जाएगा, है ना, ये डिस्टेंस हो जाएगा लेट्स से एक्स। टाइम टी पे ये यहां पहुंच जाएगा, इस डिस्टेंस को बोल देता हूं लेट्स से वाई। तो क्या मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 20t, क्योंकि इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी, और क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 10 माइनस 20t, जहाँ t इज इन आर, t इज इन आर्स। ठीक है, ये 10 किलोमीटर में से 20t सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये 20t के बराबर ही रहेगा। तो जब ये पार्टिकल यहाँ है और ये वाला पार्टिकल यहाँ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये रहा आपका r। ये r कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20t का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 20t का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 10 तो सीधे बाहर आ जाएगा, 10 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t का होल स्क्वायर। ये आपका r है। हमें क्या चाहिए, हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर इज 8t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। ठीक है, 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। ठीक है, ये आपका r है। हमें चाहिए r मिनिमम है। r अगर मिनिमम है तो इसको मिनिमम होना पड़ेगा, और r टू बी मिनिमम 8t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 हैज टू बी इक्वल टू मिनिमम, है ना। दिस इंप्लाइज इसको टाइम के साथ अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो जीरो होना, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। दिस इंप्लाइज इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 16t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 1/4 r। दिस दिस इज इक्वल टू 15 मिनट्स। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर t की जगह, यहाँ पर t की जगह 1/4 डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। t की जगह जैसे ही 1/4 डाला, ये कितना हो गया, ये हो गया 220/4 5, ये भी हो गया 10 माइनस 5 मतलब 5। अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 5√2। देयरफॉर r की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 5√2 किलोमीटर। ये आपका आंसर हुआ। ये ग्राउंड रेफरेंस में हुआ। ये समझ में आया कि नहीं आया? बेसिकली हमने क्या किया, समझो बात को, शॉर्ट में समझो। हम लोगों ने इसकी पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखा, इसकी पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखा, इसका एक्स, इन दोनों की पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखकर हमने दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये रहा डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। नाउ वी नीड टू मिनिमाइज दिस डिस्टेंस, तो हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 कर दिया, बेसिकली इसका मिनिमम निकाल लिया। ठीक है, हमें इसका डिफरेंशिएशन 0 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5√2 किलोमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। ठीक है, मिनिमा निकाला है, ठीक है ना, और कुछ नहीं किया। डिस्टेंस निकाल के, टाइम टी को डिस्टेंस निकाल के मिनिमा निकाल दिया। दूसरा आंसर, अच्छा सौहार्द आपने 15 सेकंड्स बोल दिया था, वो गलत है, 15 मिनट्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या होगा, वो मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले इसको कॉपी कर लेंगे सब लोग, उसके लिए मेरे को अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा।
कॉपी हुआ? चलो देखो आगे बढ़ते हैं। हमें बताना है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पर इस बार मैं रिलेटिव मोशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बोला, मेरी कंडीशन क्या थी? मेरी कंडीशन ये थी कि मेरे पास दो पार्टिकल्स थे, 1 और 2। 1 जा रहा था 20 किलोमीटर पर आवर से इधर, 2 जा रहा था 20 किलोमीटर पर आवर से उधर। हमें दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना था। इसके लिए मैं क्या किया, मैं चला गया इन रेफरेंस ऑफ 1। अगर मैं 1 के रेफरेंस में मैं चला जाऊं तो 1 तो आ गया रेस्ट पर, 1 क्या आ गया रेस्ट पर, तो ये तो 20 कटा दो, ये तो बचा नहीं। वेलोसिटी ऑफ 2 क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। तो इसकी वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करनी है। इसकी 20 किलोमीटर पर आवर में से इसका 20 किलोमीटर पर आवर सब्ट्रैक्ट करना है। अब वेक्टर में सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? बेसिकली उसका उल्टा ऐड कर देते हैं। तो इसका उल्टा मतलब उधर की तरफ 20 ऐड कर देते हैं, इसको इधर की तरफ 20 था, इधर की तरफ 20 ऐड कर। तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो गई? इधर आ गई 20√2 आ जाएगा। अगर आप एनालिसिस करोगे तो 20√2 किलोमीटर पर आवर, ये एंगल 45 डिग्री बनेगा। तो 1 रेस्ट पर है और 2 इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। हमें बताना है 1 और 2 के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। हाँ, डाउट में 1 सेकंड बता रहा हूँ, अब यहाँ क्योंकि क्वेश्चन खत्म कर लो उसके बाद बताऊंगा। ये 20 किलोमीटर है, ये एंगल 45 डिग्री है। हमें डिस्टेंस बताना है, मतलब बेसिकली हमें ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, ये राइट एंगल वाला। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r कितना है हमें ये बताना है। हम सीधे सीधे कह सकते हैं r इज इक्वल टू 20 साइन 45 डिग्री। अच्छा 20 किलोमीटर था, सॉरी 10 किलोमीटर था, ठीक है। तो 10 साइन 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 5√2 किलोमीटर। सिंपल सा सॉल्यूशन है ये 20 नहीं है, ये 10 है। ठीक है, 10 साइन 45 डिग्री क्योंकि 10 किलोमीटर है, तो 5√2 किलोमीटर आपका आंसर आ गया डायरेक्ट, बिना कोई खास कैलकुलेशन के। ठीक है, अब टाइम निकालना हो तो क्या करोगे? ये 10 है, ये आप आराम से निकाल सको। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस डिस्टेंस विल बी 10 cos 45 डिग्री। तो टाइम t इज इक्वल टू 10 cos 45 डिग्री अपॉन वेलोसिटी कितनी है 20√2, दैट इज इक्वल टू 5√2 अपॉन 20√2, दैट इज इक्वल टू 1/4 r, दैट इज इक्वल टू 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट का टाइम लगेगा और मिनिमम डिस्टेंस 5√2 किलोमीटर होगा। ठीक है बेटा, सप्तऋषि आपका डाउट मुझे बताइए आप। एक सेकंड, आपको अनम्यूट क्यों नहीं हुआ अभी तक? सप्तऋषि आपने क्या अपना हैंड डाउन कर लिया क्या? पता नहीं। चलो कॉपी हुआ ये? बेसिकली मैंने पिछला क्वेश्चन इसीलिए कराया था क्योंकि उसमें एक रेस्ट पर था। देखिएगा पिछला क्वेश्चन जो था उसमें क्या था, ये अपना ए रेस्ट पर था, बी मूव कर रहा था, उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के हम लोग आर बड़ी इजीली निकाल लेते थे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बहुत इजीली निकाल लेते थे। तो अब जब दोनों
पार्टिकल्स मूव करने लग गए थे, दोनों के दोनों मूव करने लग गए थे, तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया, फिर से एक को रोक दिया बाय गोइंग टू द रेफरेंस फ्रेम ऑफ 1। तो मैं जैसे ही 1 के रेफरेंस फ्रेम में गया, मेरा क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया, बस मुझे क्वेश्चन में इसकी वेलोसिटी निकालने तक मेहनत करनी पड़ी। एक बार वेलोसिटी निकल गई, फिर तुरंत आंसर आ गया। ठीक है? चलिए फिर इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए। Yes, sir. X and Y. Yes, beta. Ayushi, X and Y came out to be equal. They won't always be equal, but they came out to be equal. Okay, because the time came out to be 5 root 2. Sorry, 15 minutes. क्या हुआ है? फर्स्ट सॉल्यूशन में एक बार देख लीजिए। इनका कहना है सर कि ये x और y इक्वल नहीं होगा। देखिए y मैंने यहाँ से मेजर किया है, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं रखा हुआ है, मैंने यहाँ से मेजर किया है, तो इसलिए 10 किलोमीटर में से 5t सब्ट्रैक्ट हुआ है, सो 20t सब्ट्रैक्ट हुआ है। ये 20t के इक्वल है और ये क्या हो जाएगा, 10 में से 20t सब्ट्रैक्ट करके आया। हमेशा इक्वल आए जरूरी नहीं है, यहाँ पर अल्टीमेटली इक्वल आ गया। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड सेम थी, वो एंगल अपने आप 45 डिग्री बन जाएगा, इसलिए आया। ठीक है? ओके, सो हियर इज योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज अनदर जेम फ्रॉम आई इरोडो, जो कि सारे बुक्स में कॉपी कर रखा है। कॉपी हो गया? देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि देर आर 3 पार्टिकल्स ए, बी एंड सी
that are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side A at t is equal to 0. क्या हुआ? 3 पार्टिकल्स हैं ए, बी, सी, तीनों इनिशियली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं जिसका साइड लेंथ है ए। मान लेते हैं यहाँ पर ए है, यहाँ पर लेट्स से बी है, यहाँ पर लेट्स से सी है। ये सारे एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री होंगे और ये आपका ट्रायंगल बना रहे हैं ए, बी, सी तीनों मिलकर। फिर क्या होता है? ईच ऑफ द पार्टिकल्स मूव विथ कांस्टेंट स्पीड v, तीनों सेम स्पीड सेम कांस्टेंट स्पीड v से मूव करते हैं सच दैट ए हमेशा बी की तरफ मूव कर रहा है। ए इज ऑल वेलोसिटी ऑफ ए इज ऑलवेज अलोंग ए बी, मतलब ए की वेलोसिटी हमेशा बी की तरफ पॉइंट कर रही है, बी की वेलोसिटी हमेशा सी की तरफ पॉइंट कर रही है, सी की वेलोसिटी हमेशा ए की तरफ पॉइंट कर रही है। हमें बताना है कि तीनों पार्टिकल कितनी देर के बाद मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर ए अगर हमेशा अगर बी की तरफ जा रहा है तो ए तो सीधे यहाँ पहुंचेगा, बी सी की तरफ जा रहा है बी इधर पहुंचेगा, सी इधर जा रहा है सी इधर पहुंचेगा, तीनों मीट कैसे करेंगे? सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये आता है दिमाग में कि तीनों टकराएंगे कैसे, तीनों मीट करेंगे ही क्यों? ठीक है, तो अब उसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, बात समझिए। इनिशियली ए बी की तरफ जा रहा है तो ए गया इधर से इधर, उतनी देर में बी इधर से इधर चला गया, उतनी देर में सी इधर से इधर चला गया, है ना? तो अब ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया। तो अब इस सिचुएशन में जो नया ट्रायंगल बना वो कुछ ऐसा बना। और क्योंकि सिमेट्रिकल केस है, तीनों इनिशियली इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे थे, तीनों की स्पीड भी सेम है, इसलिए जो नया ट्रायंगल बनेगा ये भी आपका इक्विलेटरल ही होगा। ए यहाँ पहुंच चुका है, बी यहाँ पहुंच चुका है, सी यहाँ पहुंच चुका है। ठीक है, अब ए की वेलोसिटी बी की तरफ है, मतलब ए ऐसे जा रहा है, बी की वेलोसिटी सी की तरफ है, मतलब बी ऐसे जा रहा है, सी की वेलोसिटी ए की तरफ है इसलिए सी ऐसे जा रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे ए यहाँ पहुंच गया, बी यहाँ पहुंच गया, सी यहाँ पहुंच गया और फिर से इन लोगों ने तीनों ने मिलकर एक ट्रायंगल बनाया। ये ट्रायंगल भी इक्विलेटरल ही होगा। मेरे से देखिए, फ्री हैंड ड्राइंग में कभी इक्विलेटरल नहीं बनेगा मुझसे, बट ये हमेशा ट्रायंगल हमेशा इक्विलेटरल बनेगा बाय सिमेट्री। अब ए की वेलोसिटी इधर है, बी की वेलोसिटी इधर है, सी की वेलोसिटी इधर है, तो बेसिकली क्या होगा, ए इस तरीके से घूमता हुआ यहाँ पहुंचेगा, बी इस तरीके से घूमता हुआ यहाँ पहुंचेगा और सी इस तरीके से घूमता हुआ यहाँ पहुंचेगा और तीनों सेंटर पे कोलाइड करेंगे एक साथ, तीनों सेंटर पे मीट करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब हमें बताना है कि कितनी देर के बाद ये यहाँ पहुंचे। ठीक है, कितने टाइम के बाद ये कोलिजन होगा। तो इसको, ये तो पहला स्टेप हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि भैया आखिर समझ तो लें चल क्या रहा है। हाँ अनुजित, आपने एकदम सही बोला था, तीनों बीच में कहीं पे मिलेंगे, ट्रायंगल के अंदर कहीं पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? सेंट्रोइड पे मिलेंगे। अब बात ये है कि हम कैसे हम लोग अ, बताएं कि टाइम कितना लगेगा इस प्रोसेस में। ठीक है, तो टाइम बताने के लिए मैंने बोला किसी भी जनरल टाइम पे, एट जनरल टाइम, किसी भी जनरल टाइम पर दो तरीके से करेंगे। एक तरीका तो होगा रिलेटिव मोशन वाला, एक तरीका होगा ग्राउंड मोशन वाला। दोनों ही बेसिकली रिलेटिव मोशन वाले, लेकिन ठीक है फिर भी पहले बोलेंगे किसी भी जनरल टाइम पे बनेगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही। बनेगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही। ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है। ठीक है, कोलाइड कहाँ करना है? सेंट्रोइड पर। ये आपका सेंट्रोइड है जी।
ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। बी की वेलोसिटी इधर है, कितनी, वी है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कह सकता हूं कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ठीक है। सो velocity of approach between B and G is equal to simply V cos 30 डिग्री। मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। B और G को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी है, V cos 30 डिग्री किसी भी टाइम t पर, दैट इज इक्वल टू V √3/2, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट है, ठीक। अब इनिशियली इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, इसको अगर मैं r कह दूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल 30 डिग्री है, इसलिए r cos 30 डिग्री इज इक्वल टू a/2। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये a/2 है, ये 30 डिग्री का एंगल है, इसलिए r cos 30 डिग्री इज इक्वल टू a/2। दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू a/√3, ठीक है। अब वेलोसिटी अप्रोच कितना है, v√3/2, इसलिए मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर टाइम t इज इक्वल टू r अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज इक्वल टू a/√3 अपॉन v√3/2, दैट इज इक्वल टू 2a/3v। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। बेसिकली किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी सेंट्रोइड की तरफ कितनी है, v cos 30 डिग्री, इसलिए हमने सेंट्रोइड से पार्टिकल का डिस्टेंस अपॉन फीड कर दिया सेंट्रोइड की तरफ वाला, उससे हमको आंसर मिल गया। मेरे को दूसरा वाला बेटर लगता है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ टाइम वही बता कर रहे हैं फिर से। ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी इधर जा रहा है वेलोसिटी v से, बी इधर जा रहा है वेलोसिटी v से, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है, ए है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन बी एंड सी कितना है, बी और सी के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, बेसिकली दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू v प्लस v cos 60 डिग्री। ये आपको याद है कि नहीं याद है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज इक्वल टू 3v/2। दिस इंप्लाइज टाइम लगेगा डिस्टेंस a अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 3v/2, दैट इज इक्वल टू 2a/3v, आंसर, ठीक है। मेरे को ये सेकंड वाला ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे को वो आंखों से दिखता है, इसमें मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आई गेस आप लोगों को समझ में आया कि ये कैसे हो रहा है सॉल्व। हमने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाला, उस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से हमने टाइम निकाल लिया। कॉपी कर लेंगे सब लोग। देखो आयुषी, हम लोगों ने पहले एस्टेब्लिश किया कि ये सेंट्रोइड पे जाके मिलेंगे। वो ट्रायंगल खुद छोटा होके घूमता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, घूमता जा रहा है, छोटा होता जाता घूमता जा रहा है। क्या हो रहा है, बी जब यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ए यहाँ से यहाँ पहुंच गया, सी यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो ट्रायंगल चेंज हो गया ना। फिर थोड़ी देर बाद
ए इधर पहुँच गया, बी इधर पहुँच गया, सी इधर पहुँच गया, ट्रायंगल फिर से चेंज हो गया। तो ट्रायंगल घूम-घूम के धीरे-धीरे छोटा होता जा रहा है। तो हम सिमेट्री के बेसिस पे कह रहे हैं कि अल्टीमेटली सेंटर पे जाके मिलेगा, सेंटरोइड एक ही बात है आपके ट्रायंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। अल्टीमेटली सेंटर पे जाके ये तीनों मीट करेंगे क्योंकि ट्रायंगल छोटा होते सेंटर पे आके 0 साइज़ का हो जाएगा। ठीक है? इसलिए सेंटर पे तीनों मीट करेंगे, सेंट्रॉइड पे तीनों मीट करेंगे। और क्योंकि मुझे पता है कि सेंट्रॉइड पे मीट करेंगे, इसलिए मैंने सेंट्रॉइड की तरफ वाली वेलोसिटी निकाल ली, जो कि कांस्टेंट है। ये हमारे काम आ गया। सेंट्रॉइड की तरफ की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए दिस डिस्टेंस r अपॉन सेंट्रॉइड की तरफ वाली वेलोसिटी। हमारा आंसर आ गया सीधे 2a/3b। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से भी सेम आंसर आया। किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे 2 पार्टिकल्स के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? v + v cos 60 डिग्री व्हिच इज़ अ कांस्टेंट और इनिशियल डिस्टेंस a है, इसलिए टाइम कितना लगेगा? a अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज़ 2a/3b। चलो, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया रिलेटिव मोशन का, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स तो और भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मैंने मैक्सिमम वैराइटीज़ कवर कर दी हैं। ऑब्वियसली डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी बहुत बचे हुए हैं, बहुत सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं इस चैप्टर के, बट मैंने अभी के लिए आपकी सारी वैराइटीज़ कवर कर दी, ठीक है? अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में भी जो रिलेटिव मोशन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी बचे हैं। मतलब बेसिकली आपको वो क्वेश्चन तब करने हैं, मैं सारे क्वेश्चन क्लास में नहीं कराऊँगा, वो सारे क्वेश्चन्स आपको मॉड्यूल से देखकर या मॉड्यूल आपकी बुक जो मैंने बताई है, बुक से देख कर ट्राई करना है, अगर आप वहाँ तक पहुँचते हो तो। और नहीं बनता तो आप मुझसे डाउट पूछोगे, मैं बता दूँगा, ठीक है? अब मुझे आपसे एक बात करनी है, ऑनलाइन में मतलब हम लोग चाह रहे थे कि ऑनलाइन में सिलेबस कम हो, ऑफलाइन में ज़्यादा हो क्योंकि ऑफलाइन में क्लासेस ज़्यादा अच्छी होती है। ऑनलाइन ठीक जा रही है, ऑनलाइन खराब नहीं जा रही मेरे ख्याल से। बट 1 सेकंड बेटा, ये सब क्वेश्चंस बहुत ट्रिवियल है, बताता हूँ आपको। ये सब ऑनलाइन की क्लासेस जो भी हैं, वो ऑफलाइन जितनी अच्छी तो नहीं होती है, कोई भी क्लास। मेरी हो, किसी और की हो, ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए हम चाहते थे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस जो है आपका ऑफलाइन में कवर हो। इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन में सिलेबस थोड़ा स्लो रखा, ठीक है? बट यस्टरडे का एक न्यूज़ है, जिसमें एचआरडी मिनिस्ट्री ने क्या किया है, पेरेंट्स से ओपिनियन माँगा है कि स्कूल कब खोलने चाहिए, अगस्त में, सितंबर में कि अक्टूबर में। मतलब अभी तक दे वर एडमेंट कि 1 अगस्त को स्कूल खोल देंगे, ठीक है? बट नाउ दे आर आल्सो डाइसी। अभी तक वो लोग बस बोल रहे थे नहीं 1 अगस्त को स्कूल खोल देंगे, खोल देंगे, खोल देंगे, बस खोल देंगे, खोल देंगे। बट अब वो लोग फिर से डाउट में हैं कि नहीं, शायद नहीं खोलना चाहिए। तो और आप लोगों को पता भी होगा, कल आसनसोल में तो खासतौर से बहुत सारे केसेस भी आए हैं। तो मतलब जब लॉकडाउन होना चाहिए था, तब ओपन कर दी गई इकोनॉमी, जो भी है। तो क्या कह रहे थे, ये लोग स्कूल अब पता नहीं कब खोलेंगे, मतलब सितंबर में खोलेंगे कि अक्टूबर में खोलेंगे या अगस्त में खोलेंगे, किसी कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे अगर हम लोग ऑनलाइन में जिस पेस से चल रहे हैं, उसी पेस से चलते रहे, तो हमारा सिलेबस पीछे हो जाएगा। मैं चाह रहा था एक बार ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो, तो हम आराम से पेस पकड़ लेंगे, हम सिलेबस आगे बढ़ा लेंगे। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोगों को ऑनलाइन में ही सिलेबस थोड़ा और अच्छे से करना होगा और फास्ट करना होगा, ठीक है? इसके लिए आपकी जो वीकली हर सब्जेक्ट की 2 क्लासेस हो रही हैं, उसको हो सकता है हम लोग अगले 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में वीकली 3 क्लासेस में कन्वर्ट कर दें, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत है, तो बता दो, ठीक है? उसका जो शेड्यूल मैं दूँगा, वो एक मतलब जो भी शेड्यूल दूँगा वही शेड्यूल फ़ॉलो करना होगा, कोई और उपाय नहीं है। अभी तो हम लोग सिलेबस में मेरे ख़्याल से बाकी सब जगहों से पीछे चल रहे होंगे। जनरली मैं हमेशा ही इस टाइम पे पीछे चल रहा होता हूँ। अभी मैं अपने अपने ही हर साल के सिलेबस से काफ़ी पीछे चल रहा हूँ। तो मेरे ख़्याल से बाकी जगहों से और पीछे चल रहे होंगे। वैसे स्कूल्स में क्या कह रहे हैं आप लोगों के हाफ ईयरली में, अ, हाफ ईयरली कब होगा और सिलेबस उसमें क्या हर साल के बराबर रहेगा या थोड़ा कम करेंगे, क्या करेंगे?
मतलब चैप्टर तो वो सारे आ ही जाएंगे ना, सिलेबस तो सीबीएस ने अपनी तरफ से कम कर ही दिया है, चैप्टर तो सारे आ ही जाएंगे, ठीक है। हम लोगों को लेकिन पूरा पढ़ना है, क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस पता है मैं देख रहा था कैसे कैसे घटाया, तो उन्होंने बोला न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हटा दिया। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वो हटा नहीं सकते, उनका कहने का मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो आप लोग क्लास 9 10 में पढ़ चुके हो वो नहीं पढ़ना है, वो आप पहले से आता है, इसलिए क्लास में नहीं पढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। एवरीथिंग विल कम, राइट? ओके, सो वी विल हैव टू क्या नाम है इंक्रीज योर नंबर ऑफ क्लासेस सो दैट सिलेबस में फिर भी हम थोड़ा पीछे तो रहेंगे बट ज्यादा पीछे ना रहे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखिए मैं चैप्टर्स करके बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे टुकड़े कर देता हूँ, क्यों करता हूँ? ताकि आपको अ, मतलब आसानी से समझ में आए कि एक चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर खत्म हो गया, थोड़ा-सा ईज़ी पड़ता है अगर चैप्टर्स छोटे-छोटे हों तो। बड़े-बड़े चैप्टर्स हों, पूरा चैप्टर खत्म होते-होते इतने दिन लग जाते हैं कि पहले क्या पढ़ता है भूल जाते हैं। रिवीजन भी समझ में नहीं आता कहाँ से करें, कहाँ से नहीं करें। अभी हम शुरू करेंगे काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, नया चैप्टर है। बेसिकली हम लोगों ने काइनेमेटिक्स शुरू किया था फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की तरह, अब उसका ये लास्ट टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसके बाद हम लोग फोर्स के बारे में बात करेंगे, डायनामिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ आपके टेस्ट के मार्क्स की लिस्ट है, ठीक है। आपके टेस्ट के मार्क्स की लिस्ट है। बहुत कम लोगों ने टेस्ट दिया, एक सिर्फ 20 लोगों ने टेस्ट, ये सब टेस्ट दिया आप लोगों ने, और भी लोगों ने दिया, ठीक है। टेस्ट तो दिया आप लोगों ने, ऐसी बात नहीं है, बट कुछ लोगों के परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर है। मतलब अनएक्सपेक्टेड भी है। ऐसा क्यों है? पढ़ाई नहीं कर रही हो रही घर पे? आदित्य ओझा, पढ़ाई नहीं हो रही घर पे? आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए। सर टेस्ट गलती से सबमिट हो गया था। अपने आप जो तो ठीक हुआ, फोन को पता नहीं क्या हो गया था, अपने टेस्ट सबमिट हो गया। 9 बजे के बाद फिर हम देने बैठे तो टाइम लगा के दिए, तो 30 में से 23 क्वेश्चंस बन गए और सही आंसर भी आया। बेटा ध्यान रखेंगे ना, ऐसे तो आपको वहाँ का टेस्ट सबमिट कराओगे गलती से तो क्या होगा? वहाँ भी तो ऑनलाइन टेस्ट ही होता है ना। गलती से हो गया था। ठीक है। और शुभायन आर्यन राज सिंह यहाँ है कि चला गया? आर्यन राज सिंह नहीं है, ओके। शुभा शुभायन मुखोपाध्याय, वो भी नहीं है, ठीक है। देखो टेस्ट इतना डिफिकल्ट नहीं था, जिन लोगों के 50 से कम आए हैं दे शुड वर्क हार्डर, ठीक है। 50 से कम काफ़ी लोगों के आए हैं, करीब करीब आधे लोगों के 50 से कम है, तो आपको और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये गलती से टेस्ट सबमिट हो गया जैसे एक्सक्यूज़ नहीं चलेंगे, ठीक है ना। घर आके टेस्ट ले लूँगा। चलो नया चैप्टर शुरू करते हैं फिर, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखिए बेसिकली सर्कुलर मोशन हम पढ़ रहे हैं, इस सर्कुलर मोशन में हम जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बेसिक डेवलप करने की कोशिश करेंगे,
उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, उसका थोड़ा बहुत यूज़ करें, ठीक है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम क्या करते थे, हम एक पर्टि हम पा उस पार्टिकल के मोशन के बारे में बात करते थे जो एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन में मूव करता था, है ना? स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या पढ़ा था हमने? काइनेमेटिक्स 1D मोशन में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक पार्टिकल जो कि फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन में चला, ज़रूरी नहीं वो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो, स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है। तो हम पढ़ रहे थे एक ऐसे पार्टिकल के बारे में जो एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहा है। वैसे ही जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो शुरुआत में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम उस पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक फिक्स्ड सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है। फिक्स्ड सर्कल का मतलब उसका रेडियस भी फिक्स्ड है और उसका सेंटर भी फिक्स्ड है, ठीक है? तो एक फिक्स्ड सर्कल के ऊपर पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है? तो किस ये जो पार्टिकल है, अगर लगातार इस सर्कल पे घूम रहा है, तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा और किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी? इस सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होगी। जिस पॉइंट पे पार्टिकल होगा, उस पॉइंट पे सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ करिए, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। मतलब यहाँ पे इस तरफ होगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी एंड सो ऑन, ठीक है? ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग-अलग हो सकता है, बट डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट की तरह ही रहेगा। डायरेक्शन भी चेंज होता रहेगा टाइम के साथ, पर टेंजेंट के अलोंग ही रहेगा, ठीक है? अब इसका पाथ कैसा है? तो सर्कुलर है, वेलोसिटी टेंजेंशियल। मेरे को अगर कभी भी इस पार्टिकल की पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है, तो मैं क्या करता था, स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर पार्टिकल की पोजीशन रिप्रेजेंट करनी होती थी मुझे, तो मैं किसी एक पॉइंट पर x इज़ इक्वल टू 0 मान के इसी डायरेक्शन को x एक्सिस बोल देता था और जहाँ पे भी पार्टिकल पहुँचा, लेट्स से यहाँ है पार्टिकल, ये डिस्टेंस लेट्स से 2 मीटर है, तो बोलता था यहाँ पर पार्टिकल का x इज़ इक्वल टू 2 मीटर, है ना? तो सिर्फ एक नंबर से 2 मीटर से मैं पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर पा रहा था, पर उसके पीछे एक ट्रिक थी। क्या ट्रिक थी? हमने किसी एक पोजीशन पे x को 0 मान रखा था, किसी एक डायरेक्शन को प्लस और दूसरे डायरेक्शन को माइनस मान रखा था। ये सब हम लोग किया हुआ है। अब हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पर, सेम टेक्निक का यूज़ करेंगे यहाँ पर। हम किसी ए हम यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल से पार्टिकल की पोजीशन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस सर्कल के ऊपर। हमें सर्कल मालूम है कि सर्कल का रेडियस r है, सर्कल का सेंटर O पर है। हमें O और R की जानकारी रखते हुए पार्टिकल की पोजीशन को सिर्फ एक और वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने बोला सिर्फ एक और वेरिएबल जिसका यूज़ करके मैं पार्टिकल की पोजीशन रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वो है ये एंगल थीटा, ठीक है? कोई दिक्कत? इस थीटा को हम क्या बोलते हैं? थीटा को हम कहते हैं एंगुलर पोजीशन। यहाँ x क्या था? पोजीशन था। यहाँ थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगुलर पोजीशन मानते हैं। हम इस लाइन को बेसलाइन मान रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने किसी एक पोजीशन को 0 माना था, वैसे हम इस लाइन को बेसलाइन मान रहे हैं। यहाँ पे पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन 0 है। इसके बाद यहाँ से जितने एंगल पे पार्टिकल जाएगा, वही पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन कहलाएगी। थीटा इसका एंगुलर पोजीशन हो। स्ट्रेट लाइन मोशन में हम उसकी स्पीड डिफाइन करते थे या वेलोसिटी डिफाइन करते थे dx/dt से, है ना? यहाँ हम डिफाइन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब रेट एट व्हिच दिस एंगुलर पोजीशन इज चेंजिंग। इस एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। सो क्या पढ़ते हैं आप? ओमेगा पढ़ते हैं, ठीक है? क्या पढ़ते हैं? ओमेगा। तो ये ओमेगा कितना होता है? ये ओमेगा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, दैट इज डी थीटा बाय dt, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? हम्म? इसके बाद आपका आया था वहां पे आया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम कहते थे एक्सेलरेशन। यहाँ हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, उसको कहेंगे क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन ए कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, दैट इज डी टू थीटा बाय डी टी टू, ठीक है? दैट इज इक्वल टू
बेसिकली d2 थीटा बाय dt2, ठीक है। सब वैसा ही है जैसा कि लीनियर मोशन में था, बस नाम के आगे एक एंगुलर लग गया है, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन को ए नहीं बोलते, एंगुलर एक्सेलरेशन को बोलते क्या हम लोग, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt, दैट इज d2 थीटा बाय dt2। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए कोई नया टर्म नहीं है, बस डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, वैसे इसको डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे अलग टर्म था एस, इस यहाँ पे हमने कोई अलग टर्म उसके लिए नहीं दी है, सिर्फ डेल्टा थीटा से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार थीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इनिशियली थीटा को 0 मान के थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारे बेसिक टर्म्स हुए जिसका यूज हम करके हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन की स्टडी करते हैं, ठीक है। इसको आप सब लोग कॉपी कर लें। आगे बढ़े। ओके, अब देखो सर्कुलर मोशन दो टाइप के हम लोगों को पढ़ने हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल के घूमने की स्पीड कांस्टेंट है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल के घूमने की स्पीड टाइम के साथ वेरी कर रही है। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा कि वेलोसिटी कांस्टेंट होने पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती, उसका डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहता है, ठीक है। उसका डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहता है सर्कुलर मोशन में, इसलिए कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, सिर्फ स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। और जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हम लोगों ने बेसिकली पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन की जगह यहाँ पर थीटा था, यहाँ वेलोसिटी की जगह यहाँ पर ओमेगा था, यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पर अल्फा, है ना। अब इस वेलोसिटी और ओमेगा में रिलेशन होता है, इस एक्सेलरेशन और अल्फा में भी रिलेशन होता है, फिर वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल अपना सर्कुलर पाथ, पार्टिकल अपने पाथ पर, ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल एक सर्कल पे कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है, v इज कांस्टेंट। ऐसे में रेट एट विच एंगल इज कवर्ड, ये भी कांस्टेंट ही होगा, दैट इज ओमेगा भी कांस्टेंट ही होगा। रेट एट विच एंगल इज कवर्ड इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब इस सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं, जैसे सबसे पहला इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसको कहते हैं, किसी भी टाइम पीरियड हमेशा ऐसे मोशन का होता है जो अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे, ठीक है। एक
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है। वो टाइम कितना होता है? दैट टाइम विल बी गिवन बाय, अगर इसका रेडियस r है तो दैट टाइम विल बी गिवन बाय 2 पाई r बाय स्पीड v। Also the time period will be given by एंगल थीटा अपॉन ओमेगा, जो कि कंप्लीट एंगल का थीटा होगा, दैट इज कंप्लीट एंगल कितना होता है बेटा? 2 पाई होता है ना। आप बोलोगे नहीं सर 360 डिग्री होता है, मैंने आपको बताया था ना 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये पढ़ा था ना अपन लोगों ने। पढ़ा था कि नहीं? पूरा चैप्टर पढ़ा था इस पे यार। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया, तो हमारा टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई बाय ओमेगा। देयरफॉर क्लियरली 2 pi r by v is equal to 2 pi by omega। दिस implies एक नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास, v is equal to omega r। ठीक है। v is equal to omega r, ये आपके पास नया फॉर्मूला आया टाइम पीरियड कंपेयर करके। वैसे टाइम पीरियड के फॉर्मूले तो वही 2 pi r by v और 2 pi by omega। थीटा बाय ओमेगा नहीं लिखना चाहिए, 2 pi by ओमेगा ही लिखना चाहिए। ठीक है। रेट एट विच एंगल इज कवर्ड, टोटल एंगल कवर्ड इज 2 पाई एक कंप्लीट सर्कल में, और अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स मोशन रिपीट्स इन वन टाइम इंटरवल। ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी विल बी सिंपली वी अपॉन 2 पाई आर या फिर ओमेगा बाय 2 पाई, बेसिकली टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, है ना। ये सब कुछ अपन पढ़े हुए हैं, ये फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे नई चीज क्या देख रहे हैं, जो थोड़ा सा नया लग रहा है, वो 2 पाई बाय ओमेगा लग रहा है और v इज इक्वल टू ओमेगा आर लग रहा है। ये दो नया चीज लग रहा है, बाकी सब कुछ तो नॉर्मल। ठीक। नेक्स्ट है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली इट इज सेम एज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी सेम चीज होती है। एंगुलर वेलोसिटी का ही एक और नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है। ठीक है। अब इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स क्या होती है? तो इसका जो एसआई यूनिट है वो है रेडियन पर सेकंड, क्योंकि बेसिकली एंगल बाय टाइम है। एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन, टाइम का ऐसा यूनिट यूनिट सेकंड, तो ऐसा यूनिट क्या हो गया? रेडियन पर सेकंड। पर जो कॉमन यूनिट है वो है आरपीएम। आरपीएम का कई मीनिंग निकल सकते हैं, 1 राउंड पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, अलग अलग टाइम पर अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं। पर सबसे कॉमन यूनिट क्या है? आरपीएम। ये कितने राउंड्स लगा रहा है 1 मिनट में, उसके बारे में चर्चा करता है। ठीक है। अगर मैं आरपीएम से एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना चाहूं, तो 1 राउंड पर मिनट इज इक्वल टू 1 राउंड अपॉन 1 मिनट, दैट इज इक्वल टू 1 राउंड में कितने एंगल है, कितना कितना रेडियन है बेटा? 2 पाई रेडियन अपॉन 1 मिनट में कितना सेकंड? तो 60 सेकंड। ठीक है। तो इस तरीके से आप 1 आरपीएम को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इन सब चीजों को भी एक बार आप कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी करना होगा ना, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी हो गया फ्रीक्वेंसी तक?
अब इसको कॉपी कर लेंगे और इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ये जो आपका क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये तो आपका क्लास 9th में भी था बेटा। क्या था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसलिए है क्योंकि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। तो आपने क्लास 9th में भी आंसर दिया है ना। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अभी के लिए क्लास खत्म करनी होगी। डाउट्स के लिए अलग से ही अपन को मिलना होगा, रेगुलर क्लास में डाउट नहीं हो पा रहा है, ठीक है।